दोस्तों नमस्कार, आई एम आकाश कुमार और स्वागत है आपका अपनी इस क्लास में। आज की जो क्लास है ये आपको 5 मार्क्स देगी। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास, लेकिन पूरा अगर आपने देख ली और इसकी जो पीडीएफ अगर आपने डाउनलोड कर ली तो मानिए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपके आएंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ आपके कोर्स में जो किताब है फ्लेमिंगो, और इस फ्लेमिंगो का एक पोर्शन है, आपको पता है, ये पोइट्री। इस पोइट्री में 3 तरह के क्वेश्चन आपको से पूछे जाएंगे। पहला एक्सप्लेनेशन, जिसकी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या है। वैसे 6 मार्क्स की आती थी, लेकिन इस बार इसको 5 मार्क्स ही कर दिया, 1 मार्क्स यहाँ से रिड्यूस कर दिया। दूसरा यहाँ से आता है LAT, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यस, और 2 आएंगे यहाँ पे SAT, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे हमारी पहले बातचीत हुई थी सिलेबस के अंदर, राइट। तो आज की जो क्लास है इसका कंटेंट क्या है आराम से समझें, और हम 3 बातों पे डिस्कशन करेंगे। ज्यादा लंबी क्लास नहीं, और बहुत आसान शब्दों में आपको मैं 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स की तैयारी करवा देता हूं, ठीक है। देखो, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ गुड एक्सप्लेनेशन। पहला टॉपिक हम ये करेंगे कि आखिर में जो आपका एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन आएगा, उस एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन में कंटेंट क्या डालना है, अरे मसाला क्या डालना है कि 5 में से 5 मार्क्स आपको एग्जामिनर आपका दे दे, ठीक है। तो कंटेंट्स क्या होना चाहिए उसका, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। फिर इस कंटेंट को समझने के बाद में मैं आपको एक फिक्स फॉर्मेट दूंगा जिसमें तकरीबन 100 वर्ड्स ऑलरेडी हैं। 100% गलत लिया, 100 वर्ड्स क्या उसमें ऑलरेडी है। आपको एक ऐसा फॉर्मेट मिलेगा जिसके अंदर 100 शब्द, किसी भी प्रकार के एक्सप्लेनेशन आपसे पूछता है, किसी भी पोम की एक्सप्लेनेशन अगर आपसे पूछ ली जाती है तो ये 100 शब्द तो आप मेरे से लेके लिख सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्लास के तुरंत बाद में इसकी जो भी पीडीएफ वो ले लेनी है और इसको अच्छी तरह लिख लिख के तैयार करना है। और सिलेबस क्या है 2012 का, थोड़ा सा हल्का सा 1 मिनट के लिए सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे, कौन कौन सी कविताएं इसके अंदर है। तो देखो 3 पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो कंटेंट समझते हैं कि जब हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो एक्सप्लेनेशन को हमको मेन रूप से 4 पॉइंट में लिखनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट अभी समझा दूंगा, 4 पॉइंट में लिखेंगे। देखो, सबसे पहले हम डालते हैं रेफरेंस। अभी रेफरेंस क्या होता है अभी हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर भी। दूसरा डालेंगे कॉन्टेक्स्ट। कुछ जगह पर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक ही पैराग्राफ में लिख दिया जाता है, वो भी सही स्टाइल है। कई प्रकार की पासबुक में या हो सकता है आपके टीचर भी आपको ऐसा लिखवाते हैं तो वो भी करेक्ट है, लेकिन मैं चाहूंगा कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को आप 2 अलग अलग पैराग्राफ में लिखें, राइट। तीसरा, इसके अंदर हम डालेंगे एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन को करना कैसे है, ठीक है। अभी हम इसी लेक्चर में समझेंगे क्या क्या लाइंस इसके अंदर अपनी मन से आप पहले से लिख सकते हो। और लास्ट में जाके चौथा पॉइंट जरूर डाल के आइएगा, क्रिटिकल अप्रिसिएशन। ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो एटलीस्ट हमें 4 पॉइंट में इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। ध्यान रखना, ये लैंग्वेज का पेपर है, ये मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है। मैथमेटिक्स का पेपर अलग होता है सर। लैंग्वेज में जब भी क्वेश्चन 2-4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का होता है, तो उसमें से 4 आउट ऑफ 4 या 5 आउट ऑफ 5 देना एग्जामिनर के लिए थोड़ा टफ होता है, यस। तो क्या किया जाए, 5 आउट ऑफ 5 कैसे लें? हम एग्जामिनर को एक ऐसा आंसर लिख के दें जो उसको बेस्ट लगे, और जब उसको बेस्ट लगेगा तो आपको क्या करेगा, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स वो देगा। तो आपकी एक्सप्लेनेशन में हमें 5 आउट ऑफ 5 लेने के लिए 4 पॉइंट डिस्कशन करने हैं। अब रेफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, और क्रिटिकल अप्रिसिएशन में क्या लिखना है, इसको हम अच्छी तरह क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, रेफरेंस क्या है, अभी फॉर्मेट लिखवाऊंगा नहीं, पहले समझा रहा हूं कि रेफरेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। रेफरेंस का वास्तविक मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस। तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है, कई बच्चा समझ नहीं पाते रेफरेंस क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये कंफ्यूजिंग है उनके लिए। इसने पहले इसके मीनिंग को समझा दो कि रेफरेंस क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इसके मीनिंग को अपन पहले समझ लेते हैं, राइट। तो देखो, रेफरेंस का वास्तविक मतलब क्या होता है। रेफरेंस का वास्तविक मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कि रेफरेंस जो है बताता है, किसके बारे में बताता है, वेयर द लाइंस आर टेकन फ्रॉम, कि ये जो लाइंस है, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, एक्सट्रैक्ट का मतलब जो भी आपका गद्यांश या पद्यांश जो लिया गया है, वो लिया कहां से गया, कौन सी कविता में से लिया गया है, कौन से लेसन में से लिया गया है, राइट। ये रेफरेंस से बनता है। और साथ में हम क्या बताते हैं, हु द ऑथर और पोइट इज, और ये जो लाइंस है ये जहां से ली गई है,
ठीक है, जहां से भी ली गई है उसका ऑथर और उसका पोइट कौन सा है, पहली लाइन में तो ये लिखना होता है। कभी कभी रेफरेंस में इट आइडेंटिफाइज द सोर्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट। मोटे रूप से दोनों बातों में एक ही बात है कि रेफरेंस का वास्तविक मतलब होता है कि जो भी आपका उद्धरण है, जो भी एक्सट्रैक्ट है, वो कौन सी कविता से लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया है और उसका पोइट कौन है। बस ये दो बातें हमको रेफरेंस में लिखनी होती है। ठीक है, रेफरेंस इज कंप्लीट डिफरेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? नाउ कॉन्टेक्स्ट इज व्हाट? देखो, कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग ये होता है, समझना ध्यान से, इट एक्सप्लेन्स द सिचुएशन इन विच द लाइन्स अकर। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है वो सिचुएशन को बताना जिसके अंदर वो पद्यांश आया है। वो कौन सा सिचुएशन है, वो कौन सी परिस्थिति है जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, उस लाइन का इस्तेमाल कर रहा है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट बनता है, संदर्भ बनता है। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज हैपनिंग, कि आखिर में क्या हो रहा है। वो जब लाइन ली गई है उस वक्त उस कविता के अंदर किसकी बात हो रही है, यस नॉट, उसके अंदर किसकी, जैसे आपकी एक कविता है माय मदर एट 66, तो माय मदर एट 66 बात किसकी कर रही है, वो अपनी मदर को छोड़ने के लिए जा रही है, उसकी मदर उसको सी ऑफ करने के लिए जा रही है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, ना क्या हो रहा है इस कविता के अंदर एट दिस मोमेंट, इस समय जब ये एक्सट्रैक्ट लिया गया, जहां से इस पद्यांश को लिया गया, उस वक्त कविता में हो क्या रहा है, उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ये बिंदु कई बच्चों को कंफ्यूज भी करता है, कई बार पूछते हैं सर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस मैंने बताया, रेफरेंस का मतलब सिंपली जहां से कविता ली गई है और उस पोइट का नाम, दैट इज सेड टू बी रेफरेंस। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि वो जो जहां से एक्सट्रैक्ट किया गया उस समय उस कविता में क्या चल रहा होता है, दैट इज सेड टू बी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये दोनों कविता में क्या लिखना है, एक और देखो इसमें लिखा कि इट टेल्स अ बैकग्राउंड एंड इमीडिएट सेटिंग ऑफ द कोटेड लाइंस। ये क्या करती है, जो बैकग्राउंड उस कविता का पूरा बैकग्राउंड है वो है, और ये जो इमीडिएट सेटिंग जहां से वो पंक्तियां ली गई है वहां इमीडिएटली क्या हो रहा है, बात वही है, हिंदी मैंने आपको समझा दिया। अब ये तो आपको लिखना नहीं एग्जाम के अंदर, ये आपको नहीं लिखना, ये तो आपके समझ के लिए भाई। देखो सिंपल सी बात है, समझना भी क्या होता है, जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, समझना भी क्या होता है, जरूरी होता है। कभी आपका छोटा भाई बहन आपको पूछ ले क्या कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में क्या अंतर है ना, पता तो होना चाहिए ना। तो अभी हम इसको भी फॉर्मेट में समझेंगे। आगे देखो, फिर हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है थोड़ी देर के बाद में बातचीत करेंगे। क्रिटिकल अप्रिसिएशन में आप चाहो तो 4 बिंदु लिख सकते हो। देखो कौन कौन से 4 बिंदु है, कविता की थीम क्या है या कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, कविता की थीम क्या है या फिर कविता का क्या है सेंट्रल आइडिया क्या है, ये हम लिख सकते हैं। टोन और इमोशन, उस कविता की टोन कैसी है, सैड है, हैप्पी है, इंस्पायर करने वाली है, एक लाइन इसके ऊपर लिखी जा सकती है। उसके अंदर इमेजरी क्या है, कोई छंद अलंकार का प्रयोग किया गया है, कोई सिटायर उसमें कोई आपके मेटाफर है, कोई सिमिली उसने इस्तेमाल करी है, तो आप कर सकते हो। अगर आपको समझ है तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ये 3 लाइन तो मैं आपको क्या दूंगा, रेडीमेड मैं आपको दे दूंगा, राइट। लैंग्वेज के ऊपर एक टिप्पणी हम लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम चाहें तो 3 लाइन, चौथी भी अगर आपकी समझ हो तो आप लिख सकते हो, मैं जब एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा तो चौथी लाइन लिखना सिखा दूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात क्या हुई, कुल मिलाकर बात यह है सर कि 4 बिंदु हमारे सामने आए। रेफरेंस आया, इसमें क्या लिखना है आपके दिमाग में बैठ गया। कॉन्टेक्स्ट आ गया, इसमें क्या लिखना है आपको मैंने समझा दिया है। एक्सप्लेनेशन में किस प्रकार से लिखना है अभी हम इसके फॉर्मेट को सीख लेते हैं, उसमें देख समझ में आ जाएगा। और क्रिटिकल अप्रिसिएशन के अंदर वो 4 लाइंस को कैसे लिखना है ये तो मैंने आपको मोटा मोटा इसका बता दिया। अब आइए इसको फॉर्मेट में समझ लेते हैं। वो जो 100 शब्द आपको मैं देना चाहता हूं अब आ रहे, आराम से समझना उसको। देखो पहला, जब भी आप क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो सबसे पहले रेफरेंस डालें, राइट। रेफरेंस डालने के बाद में ये पैराग्राफ की जगह छोड़ दें। ये पैराग्राफिंग का तरीका होता है, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि जब भी जैसे आपका एक पेज है, ये आदत बना लो आप लिखने की, ठीक है। देखो बच्चों आपका पेपर बहुत आसान आता है, ठीक है, बहुत आसान पेपर आता है। बस मार्क्स क्यों नहीं आते, क्योंकि आपको लेखन का अभ्यास होता ही नहीं, और अभ्यास भी होता तो आप चलो रट्टा मार के जो लिखिए है बस शब्दों की उल्टियां करके आ जाते और पास मार्क्स आ जाते हैं, आप खुश हो जाते। सही ढंग से लिखना सीख। क्या होता है जब भी पैराग्राफ लिखा जाता है, तो जैसे मान लीजिए आपका एक ये क्या है, एक पेज है। जब भी आप पैराग्राफ लिखें, फर्स्ट वर्ड जो लिखा जाएगा वो हल्का सा ये लाइन का इतना मार्जिन छोड़कर लाइन यहाँ लिखी जाएगी,
और इस तरह से यहां से अगला ऐसे, जैसे मान लीजिए ये देखो ये पैराग्राफ ऐसा लिखा जाता है, फिर अगला पैराग्राफ जस्ट इसके नीचे यहां से लिखा जाएगा, ठीक है। भले पंक्ति कहीं पे भी खत्म हो, जैसे यहाँ पंक्ति खत्म हो कोई दिक्कत नहीं, अगली जो पैराग्राफ होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। इस स्टाइल को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपनाएंगे, ठीक है। यही पैराग्राफिंग के स्टाइल है। मार्क्स लेने हैं, देखो 4 में से 5 में से 4.5 4 कोई भी ले लेगा, आधा नंबर की ये लड़ाई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या लिखा सर रेफरेंस में, सिंपल, और लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल रखना, ऐसे कोई वर्ड, ऐसा कोई टफ वर्ड हमको इस्तेमाल करना है जिसकी स्पेलिंग यहाँ तो याद हो और वहां जाके भूल जाए, फिर आप स्पेलिंग क्या करोगे, गोला लगवा के आओगे, मार्क्स कट जाएंगे, राइट। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, आपने क्या लिखा रेफरेंस का, इन पंक्तियों को लिया गया। आपको टेकन शब्द याद रहे सबसे बढ़िया बात है, एक्सट्रैक्टेड वर्ड याद रहे और अच्छी बात है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किससे निकाल लेना, किससे खींच कर निकालना, किसी को एज इट इज ले लेना। तो आप इस वर्ड को याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो टेकन आपको लिख के आना है। आपको सर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, बस गोला नहीं लगना चाहिए, साफ सुथरा लिख के आओगे। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ फेमस पोम, इन पंक्तियों को लिया गया एक बहुत ही फेमस पोम से, और उसका टाइटल आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और टाइटल को ये देखो उद्धरण चिन्ह जिनको कहा जाता है, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा टाइटल के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कई बार डबल इन्वर्टेड कोमा भी आते हैं, ये पूरी पंक्ति के लिए आते हैं, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। जब आपको किसी का नाम लिखना हो, किसी किताब का शीर्षक लिखना हो, किसी पाठ का शीर्षक लिखना हो, तो उसमें हम सिंगल इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं, और जब हमको पूरी पंक्ति ही उद्धरण में लिखनी हो तो डबल इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंगल लगाना है। आपको सर गलती से हमारी तो आदत डबल लगाने की है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्जामिनर इसको माइंड नहीं करेगा, डबल भी लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई, बताना मेरा काम है। तो आपने पहली सूचना दी कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ वेरी फेमस पोम, टाइटल जिसका पोम, उसके बाद में आप इसका टाइटल लिखते हैं। इट इज रिटन बाय, जिसको लिखा गया है, जिस भी कवि ने लिखा उसका नाम आपको याद होना चाहिए। एक गलती आप यही करते हो, आपकी 5 कविताएं, पांचों जो आपके पोइट्स हैं उसका नाम याद रख लीजिए, ठीक है, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन में आपको आधा नंबर मिलेगा। यहाँ अगर आपने पोइट का नाम गलत लिख दिया तो समझ लेना कि आपका खेल खत्म है यहाँ पे, ठीक है, वो काम आज ही कर लेना। तो रेफरेंस इज क्लियर। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, देखो जो आपको 4 पंक्तियां दी गई उनको सही ढंग से समझो, उसी में से चाहे तो आप 1-2 लाइन उठा सकते हो, ठीक है, जितनी आपकी समझ है, लेकिन उसको ऐसे पिरो दो। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है दैट, की, और उस की के बाद में आप यहाँ पे जो भी आपको समझ में आता है वो आप इसमें लिख सकते हैं। मेन आइडिया ऑफ द स्टेंजा, या इस दैट के बाद में क्या लिखना है, उस 4 पंक्तियों में मुख्य बात क्या की गई है, उस मुख्य बात को सरल शब्दों के अंदर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी, देखो सिंपल सी बात है, या तो ऐसा होगा कि जो आप याद करके गए और वो की वो आ गई तो अब आप रटा रटा छपा दोगे यहाँ पे, ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर जो आपने याद किया अगर वो नहीं आए तो उस स्थिति में बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पे आपको उस 4 लाइन में जो आपको मेन बात समझ में आई है वो इस दैट के बाद में आपको लिख के आ जाना है। ये दिमाग मत लगाना कि ग्रामर गलत हो रही है, क्या हो रही है, ग्रामर गलत भी होगी तो ऐसा नहीं कि पूरे मार्क्स काट देगा, नहीं, वो आपको मार्क्स देगा क्योंकि उसमें आंसर है। तो देखो ये 2 बातें आपको मैंने सिखा दी है, रेफरेंस कैसे डालना है, कुछ सब इसमें। अब आगे देखो एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखनी है, देखो एक्सप्लेनेशन में कुछ लाइंस मैंने आपको दी है, यूजुअली आपको 4 से लेकर 6 लाइंस देता है, ठीक है, तो आपको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना है। मैं हर लाइन के लिए स्टार्टिंग की एक लाइन दे रहा हूं, जैसे कि इन द वेरी फर्स्ट लाइन, पहले ही पंक्ति में, देखो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोइट सेज दैट, देखो ये यहां आना चाहिए था दैट, ऐसे लिख लो आप इसको, ठीक है, कवि कहना चाहता है कि, तो अब यहां पे उसके बाद में इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोइट वांट्स टू से, या फिर पोइट सेज, कवि कहना चाहता है कि, अब उस की के बाद जो पहली लाइन में जो आपको समझ में आया उसको आप एज इट इज इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देन, इसके बाद ही एड्स दैट, यहाँ एड्स का मतलब क्या, एड्स का मतलब भी कहना ही है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, यहाँ मैंने एड्स लिखा है, यहाँ पे मैंने स्टेट्स लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेज लिखा है। इन सबका मतलब एक ही, कहना।
लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन दे देंगे तो बेटर रहेगा। तो पहली पंक्ति में इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोएट सेज दैट, आपको जो समझ में आए पहली पंक्ति को लिखें। देन द पोएट एड्स दैट, इसके बाद में कभी आगे कहता है कि एड्स दैट का मतलब क्या, आगे कहता है कि इसमें जोड़ता है। आपने सेकंड पॉइंट लिख दिया। ही फर्दर सेज, वो आगे कहता है, सॉरी मोरओवर, मोरओवर का मतलब एडिशनली, इसके अलावा, ये जो दो बातें कही गई है इसके अलावा, द ही स्टेट्स दैट, वो कहता है। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये सब जो मैंने आपको दिए ये उन 6 पंक्तियों को जोड़ने के कनेक्टर्स हैं एक्चुअली। बात समझ में आ रही है? इनको अगर आप जोड़ के लिखेंगे, अगर आपने कविता की एक्सप्लेनेशन याद की है और वो याद करी हुई कविता आपके आ गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं आई तो भी आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, देखो मेरे पहले कंटेंट आपके पास में होना चाहिए और सही ढंग से कंटेंट क्या होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। और लिखने का अभ्यास करके जाना, ध्यान ऐसा नहीं कि आप याद कर लिए, इसको रट्टा मार लिए, चलो वहां लिख लेंगे अपन तो तुर्रम खाए, नहीं ऐसा मत करना, कई बार लिखना है इसको। तो मोरोवर स्टैट्स दैट, आगे वो कहता है कि, उसके बाद में थर्ड पंक्ति, तीसरी चौथी जो भी आप ऐड करें, ही फर्दर सेज, आगे ये कहता है, उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति, और लास्ट की जो लाइन है उसको कैसे कंक्लूड करना है कि फाइनली, अंततः लास्ट में, ही कंक्लूड्स, वो समाप्त करता है। कंक्लूड्स का मतलब एंड्स, अगर आप कंक्लूड वर्ड को भूल जाए तो एंड्स वर्ड लिख देना, कोई आसान शब्द इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ही कंक्लूड्स दैट, ही कंक्लूड द स्टेंजा, स्टेंजा मींस वो जो 4 पंक्तियां 5 पंक्तियां ली है पद्यांश, उसको ये कहते हुए, बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए समाप्त करता है कि, और इसके बाद अपने लास्ट लाइन को क्या करना है, इसमें लिख लेना है। तो फिर देखो उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो ये जो मैंने आपको लाइंस दी है ना, ये लाइंस उन 6 लाइंस को कनेक्ट करके लिखने की है। और अगर ये आपने कर लिया तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे देगा, ऐसा तो नहीं करा मैं, लेकिन हाँ ये जरूर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट कविताएं मैं आपको बताऊंगा आगे क्लासेस में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है भैया उनको तो याद करके जाना। राइट, वेरी सून में आपको 2025-26 की मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने पढ़ाऊंगा एक ही क्लास में, ज्यादा लंबी क्लास, एक क्लास दूंगा बस, उसमें से आ जाएगा मैटर। और उसमें से नहीं आता है तो बुरी से बुरी स्थिति मैंने बता दी, बुरी से बुरी स्थिति ये होती है कि जो आपने याद किया वो नहीं आया, देन व्हाट टू डू, भैया फिर यही करना है, बेटर रहेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आगे देखिए, तो हमारा ये हो गया। अब क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ये आपको मार्क्स दिलाएंगे शानदार। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन कमजोर पड़ गई, रेफरेंस सही लिख लिया, कॉन्टेक्स्ट सही लिख लिया, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कमजोर पड़ गई, उसकी खामी ये पूरी कर देगी। तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन में सबसे पहले आप टॉपिक डाला थीम, अंडरलाइन कर देना उसको। ठीक है, और थीम का मतलब क्या होता है कि कविता मेनली किसके बारे में। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे, द पोएम इज मेनली अबाउट, और जिसके बारे में है बस उसको लिख देना, एक लाइन लिखेंगे बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, दूसरा टोन, दूसरा टॉपिक आप डालेंगे टोन और इमोशन, आप चाहे तो टोन लिख दें, आप चाहे तो इमोशन लिख दें कि वो कविता में भाव क्या है। तो आप लिख सकते हैं द स्टेंजा कैरीज अ वेरी सैड, ये जो स्टेंजा है या जो कविता है, आप चाहे तो स्टेंजा के बारे में बोले चाहे उस कविता के बारे में बोले, दोनों चल जाएगा जैसा आपको अच्छा लगे। द स्टेंजा कैरीज अ वेरी सैड, अगर कविता सैड मूड रखती है तो आप सैड लिखें, कविता अगर हैप्पी टोन रखती है तो हैप्पी लिखें, और कविता अगर इंस्पायरिंग टोन रखती है, इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणा देने वाली टोन रखती है, जैसे आपकी कीपिंग क्वाइट है। ठीक है, वो क्या करिए, प्रेरणा देने की काम कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 शब्दों में से जो भी कविता है, सैड है तो सैड लिखिए, जैसे आंट जेनिफर वाली का जो कविता है उसमें शॉर्ट सैड टोन है। ठीक है, जैसे आपकी माय मदर एट 66 उसमें सैड टोन है। ठीक है, तो जो भी आपको टोन लगती है उसके अंदर कविता में, वो आप इसमें लिखते हैं, तो एक लाइन आपकी ये हो गई। ठीक है, इमेजरी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, तो इमेजरी जो होती है ना, हर स्टूडेंट इमेजरी को कैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, हर स्टूडेंट सिमिली, मेटाफर इनको कैच नहीं कर पाएगा, या कोई और जो काव्य की सुंदरता होती है उसको नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश लिटरेचर के नहीं हो। लिटरेचर का स्टूडेंट तो उस पॉइंट को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, लेकिन आप नहीं पकड़ पाओगे। तो सर हम क्या करें, व्हाट टू डू। देखो भैया, अगर आपको पकड़ में आ जाए तो फिर आपको मैंने दी दिया लाइन लिख के आइएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो उसको छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैंग्वेज की टिप्पणी डाल देना, तीसरे नंबर पे लैंग्वेज टिप्पणी ले लेना। कौन सी, द लैंग्वेज जो है, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज क्वाइट सिंपल, आपके जितने भी कविताएं हैं उनकी सारी की लैंग्वेज बहुत सिंपल, कोई क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो पहले पॉइंट तो ये हो गया कि द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज वेरी सिंपल,
बट इट हैज अ डीप मीनिंग, यहाँ पे एल लीजिए, इट हैज अ डीप मीनिंग, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो क्या है, बहुत गहरा है। तो फिर समझो कि इस क्रिटिकल अप्रिशिएशन में 1, 2 और 3 ये 3 पंक्तियां तो आपको लिखकर आनी ही आनी है, इसमें तो कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी। मुश्किल थोड़ी सी यहां आ सकती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें कौन से छंद अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, तो आप इस्तेमाल करें, और नहीं समझ में आता है तो इससे माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। यस, गलत लिखने से बेटर है कि लिखा ना जाए। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए आपका जो, अगर इन पूरे वर्ड्स को हम काउंट करें, जैसे आपको मैंने कहा था कि ये चारों जो है, रेफरेंस के कुछ वर्ड्स मैंने आपको फिक्स लाइन दे दी है, कॉन्टेस्ट की कुछ लाइन मैंने आपको फिक्स दे दी है, इसके अलावा देखो एक्सप्लेनेशन में किस प्रकार से एक लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट करना है ये आपके सामने है, और इसके अलावा क्रिटिकल अप्रिसिएशन के अंदर आपको ये लिखनी है। तो इस जगह पे आपका क्या होगा, आपका जो एग्जामिनर है वो आपको 5 में से 5 अगर आपने एग्जैक्ट सही लिख दिया, 4 मार्क्स तो आपको आ सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये तो रहा आपका एक्सप्लेनेशन का। कोई चीज समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में ही आपको आंसर कर दूंगा। आपके सिलेबस में क्या है, देखो आपके सिलेबस में ये 5 पोम्स हैं। ठीक है, माई मदर एट 66 कमला दास की है, कीपिंग क्वाइट है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी है, और रोड साइड स्टैंड है, और आपका अंटर जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से अगली जो मैं आपकी क्लास दूंगा इसमें से 5 में से मैं केवल मोस्ट इंपोर्टेंट आपको 2 कविताएं करवाऊंगा 2025-26 के लिए। ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको 12वीं क्लास के अंदर, ध्यान रखिएगा। सटीक पढ़ो, मैं हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं, कम पढ़ो सटीक पढ़ो, कम पढ़ो क्वालिटी का पढ़ो। बस अनाप शनाप पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, यहाँ दिमाग में धुआं भरता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट कविताएं आपकी जो अगला क्लास है उस अगली क्लास के अंदर, इसमें से 2 कविताओं की मैं पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा। बस आपको इन 2 कविताओं को ईमानदारी से करके क्या करना है, याद करना है, और बाकी जो बच गए 3 कविताएं उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी आज काफी अच्छा कंटेंट दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन को करें। पहले अपन एक्सप्लेनेशन को फिनिश कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा वैसे वैसे आपको मैं क्लासेस डालता रहूंगा। राइट, बाकी आपकी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप जाके देखें, उस क्लास को देखें, आपको पूरा राइटिंग सेक्शन डाला हुआ है, एक्सप्लेनेशन क्लासेस भी है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी उसमें है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आराम से उसको देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है तो सब बच्चों के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।